नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेस में आपका स्वागत है। हम डिस्कशन कर रहे हैं घटना चक्र पॉइंटर का, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के पोर्शन का। आप जानते हैं ये जो पॉइंटर होता है ये उन सभी क्वेश्चन का संग्रह होता है जो अभी तक किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, और इस कारण ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ख़ास करके आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो प्री का, तो उसमें इसका क्विक रिवीजन किया जाना चाहिए। इसी के पर्पज़ से ये वीडियो बनाया गया है। उम्मीद करते हैं आप इससे काफ़ी लाभान्वित होंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं घटना चक्र पॉइंटर जीव विज्ञान। इसमें जो पहला है चैप्टर वो है जीव विज्ञान की उपशाखाएं। तो आप जानते हैं कि जीव विज्ञान जो अध्ययन करता है वो जीवित एवं मृत जानवरों दोनों का। तो इसी को लेकर एक पहला क्वेश्चन था कि जंतु विज्ञान जो है अध्ययन करता है किसका, तो जीवित एवं मृत जानवरों का। सही सुमेलन है, तो इसमें सुमेलित करने के लिए बताया गया है। तो जो पक्षी का अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी। पक्षी के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। वंशागति के अध्ययन को जेनेटिक्स कहते हैं। पर्यावरण के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। और जीवाश्म के अध्ययन को पैलियोबायोलॉजी कहते हैं। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। विषय जो जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है उसे जनानकीय कहा जाता है। आगे देखेंगे विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को इथेनोलॉजी कहते हैं। संस्कृतियों का अध्ययन करते हैं तो संस्कृति एथेनिक होती है और इसी कारण इसको एथेनोलॉजी कहा जाता है। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को कहते हैं बायोनिक्स। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं पादप जीवाश्म का। फोसिल प्लांट्स का अध्ययन करते हैं पैलियो वनस्पति में। रेशम कीट के पालन को सेरिकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। फिर आगे है सुमेलित करने के लिए खेती और खेती का नामकरण। तो फूलों की खेती होती है फ्लोरिकल्चर, फूल फ्लोरिकल्चर होगा। फसल की खेती होगा एग्रोनॉमी, इसी से एग्रो से ही एग्रीकल्चर बना है। तो एग्रोनॉमी जो होता है फसलों की खेती होती है। सब्जियों की खेती होती है ओलेरिकल्चर। फलों की खेती होती है पोमोलॉजी। पीसीकल्चर मछली पालन। और हॉर्टिकल्चर फूल की खेती। फूल की खेती को क्या करेंगे, हॉर्टिकल्चर भी कहेंगे। सही सुमेलित है। लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन होता है लेक्सिकोग्राफी। फिलोलॉजी जो होता है भाषा की संरचना एवं विकास तथा इतिहास का अध्ययन होता है फिलोलॉजी। आइकोनोग्राफी क्या होता है, प्रतिमाओं एवं चित्रकला के अध्ययन को कहते हैं आइकोनोग्राफी। विटिकल्चर होता है अंगूर की खेती। कीट संवर्धन होता है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। और वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है अर्थवर्म। वर्मी कल्चर में क्या प्रयुक्त होता है, अर्थवर्म, जिसे हम केचुआ कहते हैं। आगे देखेंगे जेरनेटोलॉजी, वृद्धों का अध्ययन करते हैं जेरनेटोलॉजी। जेनेटिक्स होता है आनुवांशिकता का अध्ययन। पैडोलॉजी जो होता है वो मिट्टी का वैज्ञानिक अध्ययन होता है पैडोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है सर्पेटोलॉजी में। फिलाटेलिस्ट क्या होता है, जो डाक टिकट जमा करते हैं उसे फिलाटेलिस्ट कहते हैं। साइकोलॉजी होता है मनोविज्ञान। फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी एवं बैक्टीरियोलॉजी में से बेमेल क्या है, तो देखिए फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी सेम है और साइकोलॉजी ये मनोविज्ञान है, तो ये अलग है। आगे देखेंगे हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं, तो मृदा विहीन पादप संवर्धन को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। आप जानते हैं हाइड्रोपोनिक्स खेती आजकल बहुत फेमस हो रखा है, जो मृदा विहीन पादप संवर्धन का एक प्रक्रिया है हाइड्रोपोनिक्स। लिथोट्रिप्सी क्या होता है, गुर्दे की पत्थरी को किरणों द्वारा तोड़ना। जो गुर्दा में जो किडनी में जो पत्थरी हो जाता है उसे जब हम रेज के द्वारा तोड़ते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, लिथोट्रिप्सी कहा जाता है। आगे देखेंगे जैव विकास। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ लगभग कितना वर्ष पूर्व, तो ये आप देख लीजिए ये कितना वर्ष पूर्व है, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, ये टोटल 2 अरब वर्ष पूर्व हुआ। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवों का उद्गम कब हुआ, लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है नीलहरित शैवाल, सबसे पुराना जीव है। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद आधारित है ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस तथा
सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आप जानते हैं जो डार्विन की जो थ्योरी है, डार्विन की थ्योरी, वो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट और स्ट्रगल फॉर स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस पे आधारित है एंड ओवर प्रोडक्शन। ये क्या है, प्रकृति वरणवाद का जो सिद्धांत है डार्विन का, वो है। आगे देखेंगे विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था किसने, डार्विन ने। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था लेमार्क ने। देखिए विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था डार्विन ने। विकासवाद अर्थात जो फिट रहेगा वही सर्वाइव करेगा, और जो स्ट्रगल करेगा एग्जिस्टेंस के लिए वो सर्वाइव करेगा। ये विकासवाद का सिद्धांत था और ये किसने दिया था, डार्विन ने। लेकिन जो इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन जो होते हैं, तो एवोल्यूशन का सिद्धांत जो दिया था वो लेमार्क ने दिया था। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था ह्यूगो डी ब्रिज ने। विकास के उत्परिवर्तन, म्यूटेशन जो होता है, डेवलपमेंट में जो म्यूटेशन होता है जीवों के अंदर, और म्यूटेट होकर अन्य कई जीव बन जाते हैं और अन्य कई उसके स्वरूप आ जाते हैं। जैसे कोरोना जो वेरिएंट हुए थे उसमें कई सारे वेरिएंट आए, तो क्या हुआ, उसके जो वायरस होते हैं उसमें कई म्यूटेशन हुए। तो ये म्यूटेशन का जो सिद्धांत है ये ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। आगे देखेंगे विकास का सुमेलित करना है विकास का सिद्धांत। तो विकास का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना किया था बीडल एवं टैटम ने। विकास का सिद्धांत दिया डार्विन ने एवं एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना किया था बीडल एवं टैटम ने। ऑपेरन अवधारणा जैकब एवं मोनार्ड का है। ऑपेरन अवधारणा किसका है, जैकब एवं मोनार्ड का। विकास का मुख्य कारक क्या है, प्राकृतिक वरण। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग किए जाने से। जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लोप हो जाने को स्पष्ट क्या करता है कि अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग किए जाने से, अर्थात जिस अंग का उपयोग करेंगे वो एग्जिस्टेंस में रहेगा और जिसे हम उपयोग नहीं करते वो धीरे धीरे लुप्त होता चला जाएगा। भारत के विशाल वन बिल्लियों में से वह है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हुई है। तो चीता हाल ही में विलुप्त हुआ है। भारत में अभी चीता लाया गया, नामीबिया से 8 चीता को लाया गया है और कुनो नेशनल पार्क में रखा गया है। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है क्रो मैग्नान मानुस। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन है, क्रो मैग्नान मानुस। क्रो मैग्नान जो है आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। आर्क्योप्टेरिक्स जो होता है जुरेसिक युग के सर्वपुरातन पक्षी होता है। आर्क्योप्टेरिक्स जो होता है जुरेसिक वर्ग का सर्वपुरातन पंछी है। आर्क्योप्टेरिक्स योजक कड़ी है सरीसृप एवं पक्षी के बीच। आर्क्योप्टेरिक्स योजक कड़ी किसके भी है, तो सरीसृप और पक्षी के बीच का जो कड़ी है वो आर्क्योप्टेरिक्स है। जो पंछी जो होते हैं आप देखे होंगे, जो सरीसृप के बाद जो अगला म्यूटेशन होकर या फिर अगला विकासवाद का चरण है वो पक्षी का है। तो इन दोनों के बीच की जो कड़ी होती है वो कहेंगे आर्क्योप्टेरिक्स। ठीक है, जैसे पंछी भी कभी न कभी अपने विकासवाद के चरण में वो सरीसृप रहे होंगे, लेकिन जब पंछी और सरीसृप और पंछी के बीच में जो एक स्थिति आई थी उसे हम क्या कहेंगे, आर्क्योप्टेरिक्स। मैमथ पूर्वज है किसका, हाथी का। डायनासोर्स क्या थे, मेसोजोइक सरीसृप थे। डायनासोर रहे कब, मेसोजोइक युग में। जीवों के विकास इवोल्यूशन के संदर्भ में सही अनुक्रम क्या है, तो सैलामेंडर पहले आएंगे, फिर अजगर आएगा, उसके बाद कंगारू आएगा। सैलामेंडर, अजगर और कंगारू। ठीक है, आगे देखते हैं। जीव विज्ञान, ये अगला चैप्टर है वर्गीकी का। इसमें है जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या किसकी है, तो कीटों की संख्या सबसे अधिक है। अगला है स्टेटमेंट कथन और कारण का, जिसमें कथन है कि अम्बेबा विभंजन द्वारा जनन करता है। तो ये सही है, अम्बेबा का विभंजन होता है। कारण क्या है कि सभी एककोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। ये भी सही है, सभी एककोशिकीय जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं वो क्या करते हैं, अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। आगे क्वेश्चन देखेंगे कि गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। सही कथन है गोल कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता। ये सही स्टेटमेंट है, गोल कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता। अस्थिल मछलियों में वाताशय आमतौर पर विद्यमान होता है तथा उपास्थि
मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है। देखिए जो अस्थिल मछलियाँ होती है उसमें बतासे आमतौर पर रहेगा, ये तो सही है, बतासे रहेगा, मतलब हवा अस्थिल मछलियों में बतासे आमतौर पर विद्यमान होता है। बतासे मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन का परिसंचरण होगा। तथा उपास्थि मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है, तो उपास्थि मछलियों में जो निषेचन होगा वो आंतरिक होगा। स्टार फिश, साफ फिश, पाइप फिश, गिटार फिश में से वह जो मछली नहीं है, तो स्टार फिश जो है ये मछली नहीं है, स्टार फिश मछली नहीं है। साफ फिश, पाइप फिश और गिटार फिश जो है ये मछली है। रजत मीन, क्रे फिश, जेली फिश तथा कैट फिश में से वह जो वास्तविक मछली है, तो कैट फिश वास्तविक मछली है, कैट फिश एक मछली है। स्टार फिश, जेली फिश, डॉग फिश तथा समुद्री घोड़ा में से वह जो वास्तविक रूप से मछली है, तो समुद्री घोड़ा मछली है, जबकि डॉग फिश, जेली फिश और स्टार फिश मछली नहीं है। सबसे बड़ा स्तनपायी है व्हेल मछली। व्हेल प्राणी है स्तनपायी वर्ग का। शार्क, स्क्विड, ऑक्टोपस तथा व्हेल में से स्तनपायी है कौन, तो व्हेल स्तनपायी है। आगे देखेंगे फिनबैक व्हेल, ब्लू व्हेल, स्पर्म व्हेल तथा हम्पबैक व्हेल प्रजातियों में से दांत वाली व्हेलों में विशालतम है, तो दांत वाली जो व्हेल होती है वो स्पर्म व्हेल होती है। एकिडना, कंगारू, सेही तथा व्हेल में से वह जो अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता, तो एकिडना जो है वो अंडे देता है और बच्चे नहीं देता। उड़ने वाले स्तनपायी है कौन सा, चमगादड़ जो है उड़ने वाला स्तनपायी है। उड़ने वाले जीवों में से वह जो पक्षी वर्ग में नहीं आता, तो चमगादड़ पक्षी वर्ग में नहीं आता, ये पक्षी वर्ग में नहीं आता स्तनपायी, ये ऐसा स्तनपायी है जो उड़ता है और ये पक्षी वर्ग में नहीं आएगा। कौन है ये, चमगादड़। आगे देखेंगे समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा तथा समुद्री सिंह में से स्तनधारी है, तो स्तनधारी कौन है, समुद्री गाय और समुद्री सिंह स्तनपायी है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में, डॉल्फिन एक स्तनी है। सील है एक स्तनपायी। एम्फीबिया बताता है जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशु को, जैसे मेढक क्या है, एम्फीबिया हो गया। वह गुण जो मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है वो जानने की इच्छा को प्रकट करना। मनुष्य के अंदर जानने की इच्छा होती है, वो सभी वानर गुणों से पृथक करता है। गिबन, गोरिल्ला, लंगूर तथा ओरंग उटान में से कपी नहीं है, तो लंगूर जो है ये कपी नहीं है, बाकी गिबन, गोरिल्ला और ओरंग जो है ये कपी है। मानव सदृश लघुतम कपी है गिबन, मानव सदृश लघुतम कपी है गिबन। गाय, बकरी, भेड़ तथा हिरन में से नीलगाय आती है, तो नीलगाय एक हिरन कुल का होता है। ऑक्टोपस क्या है, तो ऑक्टोपस एक मोलस्क है, मृदुकवाची है। सबसे बड़ा अकशेरुकी क्या है, स्क्विड सबसे बड़ा अकशेरुकी है। केकड़ा, बरूथी, बिच्छू और मकड़ी में से वह जीव जो अन्य तीनों जीव का वर्ग का नहीं है, तो केकड़ा बेमेल है, बाकी बिरूथी, बिच्छू और मकड़ी एक जैसा है। आगे देखेंगे व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है कुक्कुट का। व्हाइट लेग हॉर्न क्या है, ये कुक्कुटों में होता है व्हाइट लेग हॉर्न। टिक और माइट वास्तव में होते हैं मकड़वंशी होते हैं, टिक और माइट मकड़ीवंशी होती है। जुगनू होता है एक कीट, जुगनू एक कीट है। खटमल, मकड़ी, घरेलू मक्खी तथा मच्छर में से जो कीट नहीं है, तो मकड़ी कीट नहीं है, बाकी खटमल कीट है, घरेलू मक्खी कीट है, मच्छर कीट है। आगे देखेंगे मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है 8 टांगे। मकड़ी जो होती है कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है 8 टांगे। कीट जो होते हैं उसमें 6 टांग पाया जाता है। आगे देखेंगे लेकिन मकड़ी में 8 टांग पाया जाता है, इसी कारण वो कीट नहीं है, मकड़ी कीट नहीं है। आगे देखेंगे तिलचट्टा, तितली, मच्छर तथा मकड़ी में से कीट नहीं है, तो मकड़ी कीट नहीं है, तिलचट्टा कीट है और तितली कीट है, मच्छर कीट है। वह ग्रुप जिसके जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं, तो मच्छर, चमगादड़ और उल्लू ये रात्रिचर होते हैं। मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल नर रक्त चूसते हैं, ये सही है, ये नर जो है रक्त नहीं चूसते हैं। रक्त कौन चूसता है, मादा। क्यों, क्योंकि उन्हें बच्चे पालने होते हैं और अंडे को बड़ा करना होता है, इसी कारण उन्हें ब्लड की ज़रूरत होती है और इस कारण जो मादा मच्छर होती है वो रक्त चूसते हैं, जबकि जो नर होते हैं वो फूलों के रस चूसते हैं या जो अन्य चीज़ों पे डिपेंड रहते हैं। केवल मादा रक्त चूसती है, ये सही है स्टेटमेंट।
मादा पौधों का रस चूसती है, नहीं, ये नर पौधों का रस चूसती है। आगे देखेंगे मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं, तो मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं, नहीं, मादा के जो डैने होते हैं वो बड़े होते हैं, मादा के डैने बड़े होते हैं। आगे देखेंगे नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं, हाँ, नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। तो इस तरह से जो आंसर हुआ हमारा 2 और 5 हुआ, जिसमें केवल मादा रक्त चूसती है, ये सही है, और नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। आगे देखेंगे मोलाक, ऊँट, जेवड़ा तथा यूरोमेस्टिक्स में से वह प्राणी जो अपनी आंत में जल संग्रहण कर लेता है, तो ऊँट अपनी आंत में जल संग्रहण कर लेता है। सर्पों की 20 ग्रंथियाँ की समांग है, कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियाँ, कशेरुकी की लार ग्रंथियाँ होती है, उसी तरह से सांपों की 20 ग्रंथियाँ जो होती है वो भी कशेरुकी की लार ग्रंथियों के समान ही होती है। सांप के जहरीले 20 दंत होते हैं जो रूपांतरित रूप है जंभिका दंत के। जो दांत है, जहरीला दांत, वो क्या होता है, वो जंभिका दंत होता है सांपों का। चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं शैलोद्भिद। पैसन फ्लावर पादप, घटपर्णी, रात की रानी, नाइट क्वीन तथा फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट में से कीटहारी पादप कौन है, तो घटपर्णी जो है वो कीटहारी है या कीटभक्षी है घटपर्णी। वो घटपर्णी क्या करती है, अपने पत्तों में कीट, जब कीट जाते हैं, प्रवेश करते हैं, तो घटपर्णी उसे अपने अंदर समेट लेती है। इस कारण घटपर्णी को कीटहारी पक्षी कहा जाता है, कीटहारी पादप कहा जाता है। घटपर्णी का स्तंभ, पत्ता, अनुपर्ण तथा पर्णवृंत भागों में से हुआ जो घट में रूपांतरित हो जाता है, तो पत्ता जो होता है घट में रूपांतरित हो जाता है। सुमेलित करना है। आगे ईस्ट का किण्वन होता है। कैसिन, दूध प्रोटीन में कैसिन प्राप्त होता है। एलोवेरा जो होता है आवृतबीजी होता है, एलोवेरा आवृतबीजी होता है। घटपर्णी प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है। आगे देखेंगे निफेंथिस खसियाना या घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं अपातीय पौधे पाया जाता है कहाँ, मेघालय में। पौधे का वह भाग जिससे हल्दी प्राप्त होता है, तो हल्दी प्राप्त होता है तना से। हल्दी के पौधे के खाने लायक हिस्सा है प्रकंद, हम हल्दी का प्रकंद खाते हैं। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है उसे डूब कहा जाता है। यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमांग एवं जैनांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, तो इस तथ्य को कहा जाता है भिन्न काल पक्वता। अलग अलग समय पे परिपक्व हो रहा था तो भिन्न काल हो गया, और पक रहा है तो भिन्न काल पकता हो गया। ये आलू, शकरकंद, बंडा, जिमीकंद अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से एक रूपांतरित जड़ है, तो शकरकंद क्या है, एक जड़ है, रूपांतरित जड़ है, जबकि आलू क्या है, तना है। आगे देखेंगे गन्ना, अदरक, आलू तथा शकरकंद में से वह है जिसका संग्रह अंग तना नहीं है, तो शकरकंद एक जड़ है, बाकी गन्ना एक तना है, अदरक भी एक तना है, आलू भी एक तना है। सलजम, अदरक, गाजर और शकरकंद में से वह जो तना है, तो अदरक क्या है, एक तना है। आगे देखते हैं, सुमेलित करना है। प्रकंद, अदरक का प्रकंद होता है, आलू का स्तंभकंद होता है, अदरक का प्रकंद होता है, आलू का स्तंभकंद होता है, और हल्दी का भी हम लोग प्रकंद खाते हैं, अदरक का भी प्रकंद खाते हैं। आलू का स्तंभकंद होता है, लहसुन में सल्कंद होता है, और जिमीकंद में सूरन में घनकंद होता है। आगे देखेंगे गाजर, शकरकंद, नारियल तथा आलू में से रूपांतरित स्तंभ है, तो रूपांतरित स्तंभ किसका है, आलू का। आलू है एक कंद। जैव उर्वरक, प्रवाल मूल, लाइकेन तथा कवक मूल में से वह जो कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकारजक सहचर्य हैं, कवक मूलक कहलाते हैं। आगे देखेंगे फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाला नेत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है सहजीवी, इसे सहजीवी कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे मटर पौधा है, तो मटर पौधा क्या है, एक शाक है। तना काट आमतौर पर प्रयोग किया जाता है गन्ना के संवर्धन के लिए। गन्ना जो होता है उसे हम काट कर बोते हैं, तो ये तना काट प्रक्रिया हो गई गन्ना संवर्धन के लिए। लौंग क्या है, एक बंद कली है। जीरा, लौंग, काली मिर्च तथा हल्दी में से वह जो पुष्पकलिका होती है, तो लौंग जो है एक पुष्पकलिका है, लौंग प्राप्त होता है पुष्पकली से। सुमेलित करना है। अदरक सुमेलित है राइजोम से। केसर क्या होता है, पुष्प की वर्तिका एवं वर्तिकाग्र होता है केसर। अफीम क्या होता है, अफीम की डूडी होती है, और सन का तना होता है। नेक्स्ट देखेंगे केसर होता है सूखा मिश्रण किसका, फूल के बीज बनाने वाले भाग का।
केसर होता है सूखा मिश्रण फूल के बीज बनाने वाले भाग का। अदरक क्या है, एक प्रकंद है। प्याज मासल पर्ण है, पर्ण होता है, पत्ते की तरह होता है पूरा ढका हुआ, ये मासल पर्ण है। आलू क्या है, रूपांतरित तना है। और नारियल क्या है, भ्रूणपोष है। तना, बीज, जड़, फल में से आलू का खाने योग्य भाग क्या है, तो तना, हम आलू का तना खाते हैं। आलू, मूली, भिंडी तथा शकरकंद में से एक फल है, तो भिंडी क्या है, एक फल है। क्यों, क्योंकि ये इसका ये जो बनता है, भिंडी जो बनता है ये फूल से बनता है, जो फूल से बनता है वही फल है। आलू फूल, आलू का फूल नहीं होता, मूली का फूल नहीं होता, शकरकंद का फूल नहीं होता, लेकिन भिंडी का फूल होता है। इस कारण ये फूल ही उसका आगे वृद्धि करके फल का निर्माण करता है। इस तरह से भिंडी जो है एक फल है। आगे देखेंगे पादप कली है, एक भूर्णीय टहनी पादप कली है। कॉर्क प्राप्त होता है क्वेकर्स सुबर नामक पेड़ से। लहसुन की अभिलक्षणिक गंधक किसके कारण है, तो सल्फर यौगिक के कारण। लहसुन में क्या पाया जाता है, सल्फर। प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं, क्योंकि प्याज निष्कासित करता है सल्फेनिक अम्ल को। प्याज से सल्फेनिक अम्ल निकलता है, इसी कारण आंसू आते हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है, तो पुष्प है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है, पुष्प है, क्योंकि पुष्प से ही फल बनेंगे और फल से ही फिर बीज उसके बनेंगे और फिर एक तरह से जीवन चक्र चलता रहेगा। तो इस तरह से पुष्प क्या है, इंपॉर्टेंट है। मिर्च की तीक्ष्णता किसके कारण होती है, तो मिर्च में जो होती है कैप्सेसाइन की उपस्थिति होती है। आगे देखेंगे लाल मिर्च तीखी होती है, क्योंकि उसमें उपस्थित होता है कैप्सेसाइन। लाल मिर्च में कैप्सेसाइन होता है। नेक्स्ट देखेंगे रेशम के कीड़ा अपने जीवन चक्र के जिस चरण में वाणिज्यिक तंतु फाइबर उत्पन्न करता है वह है प्यूपा। प्यूपा के समय में ये जो है रेशम का कीड़ा अपना जो फाइबर कोमर्स उत्पन्न करता है। नेक्स्ट देखेंगे कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होता है आवृतबीजी पादप से। कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह किससे प्राप्त होता है, आवृतबीजी पादप से। मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है सिनकोना के छाल से। आगे देखेंगे मरुस्थलीय पौधे की जड़ें लंबी होती है, क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। मरुस्थल में फ्रिएटोफाइटस मिलते हैं, यानी ऐसे पादप जिनमें लंबी मूसला जड़ होती है। मरुस्थल में लंबी मूसला जड़ होती है, कितना, लगभग 20 से 30 फीट के आसपास की मूसला जड़ होती है। शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं मरुद्भिद। मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं मांसल। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे कहा जाता है हेलोफाइट। जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है। जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है, ये गलत स्टेटमेंट है। गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक राइजोबियम है। एक बार फिर से इसको देखते हैं क्या लिखा है। जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है, तो रुदन हो रहा है तो अम्ल की अधिकता के कारण होता है। गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल एवं जैव उर्वरक राइजोबियम है, नहीं, गन्ने के लिए राइजोबियम नहीं चाहिए, ये दलहन पौधे के लिए राइजोबियम चाहिए, तो ये गलत स्टेटमेंट है। नमकीन पानी में उगाए जाने वाले पौधे थैलोफाइट होते हैं, नहीं, ये हेलोफाइट होते हैं। थैलोफाइट्स में आते हैं जितने जो शैवाल वगैरह हो गया ये थैलोफाइट्स में होते हैं। और थैलोफाइट्स जो होते हैं सबसे बड़ा वनस्पति वर्ग है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो सबसे बड़ा वनस्पति वर्ग क्या है, वो थैलोफाइट्स है। और सुसुप्तावस्था तोड़ने वाला हार्मोन कहलाता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो होता है सुसुप्तावस्था को तोड़ने वाला हार्मोन कहलाता है। एपीफाइट्स वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर हैं। एपीफाइट्स जो होते हैं अन्य पौधे पर निर्भर होते हैं, किस चीज़ के लिए, यांत्रिक अवलंबन के लिए। जितनी भी लताएं होती है वो एपीफाइट्स होते हैं और उन्हें आंतरिक अवलंबन के लिए कुछ हम सहारा देते हैं या पेड़ों के ऊपर वो चढ़ जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, एपीफाइट्स होते हैं। जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों की आवश्यकता होती है वो उसे अवशोषण करते हैं जड़ के बालों से। जड़ों में जो बाल होती हैं उसे पौधे जो हैं जल का अवशोषण करते हैं। हाइड्रोफाइट कहलाते हैं। एक जलीय पौधा क्या होता है, हाइड्रोफाइट्स होगा। पौधे द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा का परिणाम क्या है, जल का प्रकाशीय अपघटन होना। आगे देखेंगे पौधे द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा का परिणाम क्या है, जल का प्रकाशीय अपघटन होना। अगला है सुमेलित करने के लिए। तो सुमेलित करने के लिए हम लोग देखते हैं क्या है इसमें। स्वजीवी जो होते हैं उत्पादक होते हैं, स्वजीवी उत्पादक होते हैं, परजीवी उपभोक्ता होते हैं, मृत्युजीवी क्या होते हैं, विबंधक होते हैं।
आगे देखेंगे प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आता है हरित पादप जो स्वजीवी होते हैं अथवा उत्पादक होते हैं। आर्किबैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है मीथेन का। आर्किबैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मीथेन का। अधिकांश कीट श्वसन करते हैं किससे? वातक तंत्र से। जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है क्योंकि तलों के निकट पानी नहीं जमता है। जल से बाहर निकाल ले जाने पर मत्स्य मर जाती हैं क्योंकि वो सांस नहीं ले पाती। मछलियों में सामान्यतः श्वसन होता है गल्फरों के द्वारा। सेब के फल में लाली का कारण है एंथोसायनिन। टमाटर में लाल रंग होता है लाइकोपिन के कारण। जो मछलियों का जो गलफड़ा होता है वो पानी जो होता है जल से ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है मछलियों में, इस कारण गलफड़ों के द्वारा श्वसन होता है। सेब के फल में लाली होता है एंथोसायनिन के कारण और टमाटर में लाली होता है लाइकोपिन के कारण। पपीते में पीले रंग होता है कैरिकोजेंथिन के कारण। पपीता में पीला रंग किसके कारण है? कैरिकोजेंथिन के कारण। हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधे की एक नई और भिन्न जाति की खोज की है जिसकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर तक जाती है और उसके फल का गुदा नारंगी रंग का है। यह भारत के जिस भाग में खोजी गई वह क्या है? अंडमान निकोबार में ये चीज़ खोजी गई है। आगे देखेंगे जीवित प्राणियों का वह समूह जो एक ही स्पीसीज से संबंधित है। तो चीनी, अमेरिकी, भारतीय तथा काले फिरके सारे एक ही स्पीसीज से संबंधित है। खमीर एक उदाहरण है किसका? कवक का। खमीर किसका उदाहरण है? कवक का। ईस्ट और मशरूम क्या है? ये फफूंदी है या फंगी है? फफूंद है। ईस्ट और मशरूम क्या है? एक फफूंद है। रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है कवक। मशरूम क्या है? एक कवक है। कपास का प्रमुख घटक क्या है? सेलुलोज। लाइकेन मिश्रित जीव हैं जो बने होते हैं कवक और शैवाल का। कवक और शैवाल के से बना हुआ होता है कौन? लाइकेन। लाइकेन क्या है? एक मिश्रित जीव है और ये बना होता है कवक और शैवाल का। लाइकेन जो नग्न चट्टान पर पारिस्थितिकी अनुक्रम को आरंभ करने में सक्षम है वास्तव में सहजीवी सहचर्य है किसका? शैवाल और कवक का। पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। नुस्खा पिन प्राप्त होता है पोस्ता से। हेरोइन प्राप्त होती है अफीम पोस्ता से। मॉर्फिन प्राप्त होता है फल से। अफीम प्राप्त किया जाता है बिना पके हुए फल के लैक्टस से। अफीम पोस्ता प्राप्त होता है पौधे के अधपके फल से। अफीम पोस्ता किससे प्राप्त होता है? पौधे के अधपके फल से। अफीम का मुख्य अवयव क्या है? मॉर्फिन। आगे देखेंगे अनुवांशिकता है। तो वर्तमान अनुवांशिकी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल। अनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक है जे मेंडल। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया था वह था मटर। मटर का पौधा लेकर उन्होंने उस पर अनुसंधान किया था। मेंडल की अनुवांशिकता का सिद्धांत आधारित है लैंगिक जनन पर। जीनोम चित्रण, जीनोम मैपिंग का संबंध जीन्स के चित्रण से है। जीवों में अनुवांशिक लक्षण संतान में लाए जाते हैं क्रोमोसोम द्वारा। जीवों में अनुवांशिक लक्षण संतान में किसके द्वारा लाए जाते हैं? क्रोमोसोम द्वारा। आगे देखेंगे हमारे शरीर में अनुवांशिकता की इकाई को कहते हैं जीन। प्लवमान जीन, जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बारबरा मैकक्लेनटांक ने। जंपिंग जीन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बारबरा मैकक्लेनटांक ने। अब देखिए बार बार ये आ रहा है, 2 बार शब्द आया तो जंप कर रहा है बार बार, तो मैकक्लेनटांक ने जंपिंग जीन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। डीएनए में उपलब्ध वह यौगिक जो अमीनो अम्ल नहीं बनाता है। तो टायरोसिन जो है वो अमीनो अम्ल नहीं बनाता है। टायरोसिन अमीनो अम्ल नहीं बनाता है। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है डीऑक्सीराइबोज। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। कार्बन 14 समस्थानिक का उपयोग करके अनुसंधान करने वाले, अब ये कुछ स्टेटमेंट है उसमें है कि उपरोक्त में से लगे व्यक्तियों में से जिन्हें अपनी कोशिकाओं के डीएनए में अस्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है वह है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन था कि डीएनए में अस्थायी परिवर्तन का खतरा किनका हो सकता है? तो जो एक्सरे विशेषज्ञ हैं, जो एक्सरे उपकरण में काम कर रहे हैं, उन्हें उनके डीएनए में अस्थायी परिवर्तन होने का खतरा रहता है। आगे जो टॉपिक है वो है जैव उर्वरक का। तो एजोला, नीलहरी शैवाल, अल्फा इनमें से किसका उपयोग जैव उर्वरकता के लिए किया जाता है? तो एजोला का उपयोग करते हैं, नीलहरी शैवाल का उपयोग करते हैं जैव उर्वरकता के लिए। अल्फा का उपयोग नहीं होता है। अल्फा एक तरह का घास है और इसका उपयोग जैव उर्वरकता में नहीं किया जाता है। एजोला का करते हैं और नीलहरी शैवाल का करते हैं। ईस्ट, क्लोरेला, एजोला और मोल्ड में से एक जैव उर्वरक का स्रोत है। तो एजोला जो है एक जैव उर्वरक है।
आगे देखेंगे यूरिया 2,4-D स्ट्रेप्टोसाइक्लिन तथा एजोला में से एक जैविक उर्वरक है। तो एजोला एक जैविक उर्वरक है। पशुओं विशेषतः दुधारू गो के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक है एजोला। सुमेलित करना है, नील हरी शैवाल जैव उर्वरक है। क्रायोसोपा किसे कहते हैं? महू नियंत्रण का MHO, महू नियंत्रण को क्रायोसोपा कहते हैं। बायोनोसो-2 सरसों का कायाक्लोन है। सरसों का कायाक्लोन क्या है? बायोनोसो-2 या बायोनोसो-2 एक प्रकार है किसका? सरसों का। और एजोटोबैक्टर क्या है? एक जीवाणु है। वह फसल जिसमें नील हरी शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं तो वो धान है। धान में नील हरी शैवाल जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है। नील हरी शैवाल का उपयोग नाइट्रोजन आपूर्ति हेतु किया जाता है। किसको? धान को। एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है नील हरी शैवाल को साथ मिलाने से। एजोला एक अच्छा उर्वरक हो सकता है कब? जब नील हरी शैवाल उसके साथ और मिला दें। एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी है नील हरित शैवाल। एजोला एक जलीय फर्न होता है। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है एजोला। साइनोबैक्टीरिया, प्रोटोजोआ तथा विषाणु में से वह जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है साइनोबैक्टीरिया भी जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होगा। प्रोटोजोआ जैव उर्वरक नहीं है, विषाणु को जैव उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं करते हैं। फसलों उत्पादन में नाइट्रोजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है। उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग द्वारा, नाइट्रोजन अवरोधक के प्रयोग द्वारा तथा नाइट्रोजन धीरे धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के द्वारा फसल उत्पादन में नाइट्रोजन उपयोग की क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। खास करके ये दलहन के पौधे के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया कौन सा है? राइजोबियम जैपोनिकम। सोयाबीन में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो किसके कारण होता है? राइजोबियम जैपोनिकम। 2,4-D क्या है? ये खरपतवार नाशी है 2,4-D। आगे है कोशिका। नाभिक के अलावा कोशिका के जिस कोशिकांग में DNA होता है वह है माइटोकॉन्ड्रिया। नाभिक के अलावा देखो जो DNA जो होता है नाभिक के अलावा और कहाँ पाया जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा। सही कथन है, विषाणु सम एकल तंतु RNA अणु से बने होते हैं। विषाणु जो होता है सिंगल सेल तंतु से बने होते हैं और वो एक RNA से बना होता है। विषाणु सम एकल तंतु RNA अणु से बने होते हैं। साधारण मानव में गुणसूत्र कितना होता है? 46 होता है। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी है? 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, तभी तो टोटल 46 होगा। ठीक है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन के कारण, म्यूटेशन के कारण अत्यधिक विविधता होती है। और इसका प्रतिपादन किसने किया था? ह्यूगो डी ब्रीज ने। उत्परिवर्तन का प्रतिपादन किसने किया था? ह्यूगो डी ब्रीज ने। लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है कोशिका भित्ति के कारण। अब देखिए जो पादप कोशिका होता है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होगा, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता है। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है सेलुलोज की कोशिका भित्ति। हमारे अंदर सेलुलोज की कोशिका भित्ति नहीं होती है, जंतु कोशिका में सेलुलोज की कोशिका भित्ति नहीं होती है, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होगा। जैव कोशिका का वह भाग जो पावर हाउस कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं। पित्तपिंड कोशिकाओं की संहति है अंडाशय में पाए जाने वाली कोशिकाओं की। पित्तपिंड कोशिकाओं की संहति है अंडाशय में पाए जाने वाली कोशिकाओं की। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड से। प्रोटीन सिंथेसिस में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एवं राइबोसोम का। प्रोटीन संश्लेषण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण किसकी भूमिका होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ER और राइबोसोम, इसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ER और राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। आगे देखते हैं, लसिका कोशिकाएं बनती है तिल्ली में। लसिका कोशिकाएं कहाँ बनती है? तिल्ली में। स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बीज पुट्टी अवस्था पर भ्रूण मानव स्तंभ कोशिकाओं का एकमात्र स्रोत है। ये बीज पुट्टी अवस्था पर मानव, पूरा स्टेटमेंट क्या है? ये बीज पुट्टी अवस्था पर भ्रूण मानव स्तंभ कोशिकाओं का एकमात्र स्रोत है। ये सही है। स्तंभ कोशिकाएं बीज पुट्टियों को नष्ट किए बिना प्राप्त की जा सकती है। ये भी सही है। स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्रे संजीवित हो सकती है। ये भी ठीक है। भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया है जिन्हें
कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है। तो ये चारों ही स्टेटमेंट सही हैं। आगे देखेंगे, प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में सत्य कथन है। तो ये प्राणियों में जीवन भर स्वयं गुणन करती है, ठीक है। ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती है तथा एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखता है। तो प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में ये सारे कथन सही हैं। अब आगे देखते हैं, प्रोग्राम्ड सेल डेथ के कोशिकीय और सेलुलर एंड मोलिक्यूलर कंट्रोल को कहते हैं एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस कहा जाता है। जो प्रोग्राम्ड सेल डेथ होते हैं एवं सेलुलर मोलिक्यूलर कंट्रोल होता है उसे एपोप्टोसिस कहा जाता है। एपोप्टोसिस। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है क्रेब्स चक्र। अधिकतम हमारे शरीर में अधिकतम एटीपी अणु जो होता है, एटीपी अणु जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है एटीपी अणु का ही निर्माण करता है और ये क्रेब्स चक्र के माध्यम से करता है। इसके कारण हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्या है? क्रेब्स चक्र। हमारे शरीर, अब आगे है मानव शरीर की। हमारे शरीर का अधिकतम भार बना होता है जल का। हमारे शरीर में अधिकतम भाग किसका है? जल का है। एक वयस्क मानव शरीर में जल का प्रतिशत कितना होगा? 65%। लोहा, सोडियम, ऑक्सीजन, आयोडीन में से मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाएगा। लोहा, सोडियम, फास्फोरस और कैल्शियम में से मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? कैल्शियम। इस ऑप्शन में क्या होगा? कैल्शियम अधिक होगा। वयस्क मानव में कितनी होती हैं? 206 हड्डियाँ होती है और मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या कितनी है? 206। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या लगभग होती है 206। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज, जो कान की हड्डी होती है। हमारे शरीर के लघुतम हड्डी पाई जाती है कान में, स्टेपीज। मनुष्य की खोपड़ी में होती है कितनी हड्डी? 28। मनुष्य के खोपड़ी में 28 हड्डी होती है। मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, इसे आप याद कर सकते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है? 28 हड्डी। तो 28 आप जब बोलते हैं तो फरवरी याद आता है। तो आप मान कर चलिए कि जो हमारे जो मस्तिष्क है उसमें फरवरी हड्डियाँ हैं, तो ऐसे याद रहेगा। जो हमारी जो मस्तिष्क की हड्डियाँ हैं वो फरवरी टाइप की हैं, या फरवरी हड्डियाँ हैं 28। मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट तथा सोडियम क्लोराइड में से वह लवण जो मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है वो कैल्शियम फॉस्फेट है। कैल्शियम फॉस्फेट मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाएगा। मानव शरीर के पसलियों के जोड़े होते हैं 12 जोड़े। अब मानव शरीर में जो पसलियाँ होती है वो 12 जोड़े की होती है। मानव शरीर है जैसे इसमें, और पसली ये होती है, इसमें एक स्टंटम होता है बीच में, और इधर जो होते हैं हड्डी होती है टोटल 12 होती है। तो ये 12 24, इधर का 12 और इधर का 12 जोड़े हो गया, और एक ही है। तो टोटल इस तरह से यदि देखें तो पसली में हो जाएगा 25 हड्डियाँ, इसको मिला करके स्टर्नम को मिला करके, और ऐसे जो जोड़ा हो गया 12 का, ठीक है। मानव के शरीर में पैर की हड्डी होती है ठोस। आगे देखेंगे, शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी है। तो कुल्हे के जोड़ के प्रतिस्थापन को, हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट को ऑर्थोप्लास्टी कहा जाता है। कि स्पाइनल कोड से कितनी हड्डियाँ निकलती है? 31 जोड़ी तंत्रिकाएँ निकलती है। स्पाइनल कोड में से निकलती है कितनी? 31 जोड़ी तंत्रिकाएँ निकलती है। स्पाइनल कोड से 31 जोड़ी तंत्रिकाएँ निकलती है। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में करता है कितना लीटर पेशाब? 1.5 लीटर पेशाब करता है। प्रत्यास्थ या इलास्टिसिटी उत्तक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहता है, स्नायु या लिंगामेंट्स, जो हड्डी को जोड़ेगा उसे क्या कहेंगे? लिंगामेंट्स कहा जाता है। टिश्यू, प्रत्यास्थ या इलास्टिक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ जोड़ता है उसे स्नायु या लिंगामेंट कहा जाता है। दांतों पर जमी परतें बनी रहती है भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि नाखून में मृत कोशिकाएं के द्रव्य, नाखून जो होता है मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। आगे देखेंगे, अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु आवश्यक होती है कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन तथा आयोडीन में से वह पौष्टिक तत्व जो अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है, तो आयोडीन दांत एवं
अस्थि के मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है, इसके लिए कैल्शियम और फास्फोरस आवश्यक है। मानव के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं 20 दांत। मनुष्य के जीवन में 20 दांत जो है दोबारा विकसित होते हैं। 20 दांत पहले निकलते हैं और वो टूट जाते हैं और दोबारा निकल कर आते हैं। अस्थि, दंतवल्क, डेंटिन तथा सीमेंट्स में से हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है। दंतवल्क जो है सबसे दृढ़ भाग है। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी होती है, जबड़े की मांसपेशी सबसे मजबूत होती है। उरोस्थि, ब्रेस्ट बोन जिसे अस्टर्नम कहा जाता है, उरोस्थि ब्रेस्ट बोन है, अस्टर्नम कहा जाता है। कोलर बोन किसे कहा जाता है? ये जो कोलर बोन है क्लेविकल होता है कोलर बोन। और नी कैप होता है पटेला। नी कैप जो होता है जिसे हम घुटना कहते हैं, घुटना को क्या बोलेंगे? पटेला। और जो कॉलर बोन है, जहाँ पे हम जैसे हम शर्ट पहनते हैं तो शर्ट में जो कॉलर होता है, तो कॉलर मतलब आगे की ओर यदि देखें तो जैसे ये मनुष्य है तो ये वाला जो पोर्शन हुआ ये, और यहाँ पे सर होता है तो ये जो पोर्शन हुआ ये से हम कॉलर बोन कहते हैं। तो कॉलर बोन जो होता है ये क्लेविकल होता है। और नी कैप पटेला, नी कैप को क्या कहते हैं? पटेला। और शोल्डर ब्लेड को क्या कहते हैं? स्कूपला। शोल्डर ब्लेड को स्कूपला कहते हैं। जो इसका पीछे का भाग है वह हाथ का, वहाँ का जो पोर्शन होगा इसे क्या बोलेंगे? शोल्डर ब्लेड को स्कैपुला। ठीक है, आगे देखते हैं। मस्तिष्क जिम्मेदार है किसके लिए? सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए तथा शरीर को संतुलित करने के लिए। प्रतिवर्ती क्रियाएं, रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र है कि सेरकुरज, स्पाइनल कोड जो होता है ये प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। स्पाइनल कोड जो होता है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है। मानव के मस्तिष्क में स्मरण शक्ति किसमें होती है? सेरिब्रम में। सेरिब्रम जो होता है इसी में सोचने की शक्ति होती है और स्मरण शक्ति भी सेरिब्रम में ही होती है। ब्रह्म को ब्रह्मा से याद कर लीजिए, ब्रह्मा। तो ब्रह्म, सेरिब्रम, तो ब्रह्म हो गया ब्रह्म। और ब्रह्म में क्या करते हैं? सोचते हैं, विचार करते हैं, स्मरण रखते हैं। ये सेरिब्रम का काम है जो हमारे मस्तिष्क का अगला भाग होता है। निषेचन, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है अंडवाहिनी में। मानव शरीर का वह भाग जहाँ शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है वो डिंबवाहिनी नली होगी। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं 1 से 2 दिनों के लिए। मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन करने लगता है अपने परिवर्धन के 4ठे सप्ताह में। मानव जो भ्रूण होता है वो उसका हृदय धड़कने लगता कब? अपने परिवर्धन के 4ठे सप्ताह में। 4ठे सप्ताह में ये अर्थात 28 दिन में हृदय स्पंदन करने लगता है। आगे देखेंगे, वह कला जो परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करता है उसे कहते हैं उल्लव या एमनियोन। एमनियोन कहते हैं। स्तनधारियों में शोषण होता है फुफ्फुस या फेफड़ा के द्वारा। श्वसन क्रिया में वायु के जिस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है वह होता है नाइट्रोजन। श्वसन क्रिया में वायु के जिस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता वह है नाइट्रोजन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो वायु है उसमें 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है और बाकी अन्य तत्व हैं जिसमें CO2 है और आर्गन भी है। CO2 0.004% के आसपास है और आर्गन 0.0018 है, इतना परसेंटेज है। तो हम ये देखेंगे कि जब हम जो सांस लेते हैं उसमें तो पूरा वायु ही लेते हैं और जो उस वायु में 78% नाइट्रोजन भी हमारे शरीर के अंदर जाता है, लेकिन वो हो बहु जितना था उतना बाहर निकल जाता है। लेकिन जो ऑक्सीजन हम लेते हैं 21%, उसमें से 17% हमारा CO2 बाहर निकल कर आता है और 4% हमारा शरीर यूज कर लेता है। आगे देखेंगे, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। हृदय आराम करता है 2 धड़कनों के बीच में हृदय आराम करता है। सीने में दर्द, पसीना, जी में चलना, बाह में दर्द एवं झंझनाहट तथा टांगों में दर्द में से वह लक्षण जो हार्ट अटैक से संबंधित नहीं है। तो टांगों में दर्द नहीं होता हार्ट अटैक से। हृदयघात हार्ट अटैक का सटीक लक्षण क्या है? कि जी में चलना, तेज पसीना आना और सीने में तेज दर्द होना। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होती है जो उपजती है। हृदय स्पंदन हृदय में होता है। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है, हृदय की धड़कन के बराबर नाड़ी का भी स्पंदन होगा। मानव शरीर का तापक्रम ना ही जाड़ों में घटता है ना ही गर्मियों में बढ़ता है। एक स्वस्थ मनुष्य
में रक्त का कुल परिमाण क्या होता है, तो 5 से 6 लीटर ब्लड रहेगा एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में। आगे देखेंगे रुधिर परिवहन तंत्र। रक्त होता है, रक्त क्या है, एक संयोजी उत्तक है। हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है। रुधिर वर्णका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें लौह होता है, ठीक है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये भी सही है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। यह रक्त में ऑक्सीजन का भाग है, ये भी सही है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। रुधिर वर्णका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये स्टेटमेंट गलत है। आगे देखेंगे ऑक्सीजन का भाग है, लाल रंग प्रदान करता है और यह इसमें लौ होता है, ये स्टेटमेंट सही है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह स्टेटमेंट गलत है। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, ये सही है। जो हीमोग्लोबिन होता है रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। यह लौह युक्त यौगिक है, ये भी सही है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये गलत है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये सही है। आगे देखेंगे शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। वह प्राणी जिसके जीवद्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है केचुआ। वह प्राणी जिसके जीवद्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, प्रोटोप्लाज्म में ही जिस हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है वो है केचुआ। रक्त में लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। आरबीसी का रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। आरबीसी का रंग, जो लाल रक्त कणिकाएं होती है, का रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का शरीर में कार्य है सारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाना। मनुष्य में औसत जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, 120/80 होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है 120 mm और 180 mm, सॉरी 120/80, 120/80 होता है। तो ऊपर वाला होता है सिस्टोलिक और 80 होता है डायस्टोलिक, SD। रक्त दाब का मापक के अंतर क्या है, स्फिग्मैनोमीटर। रक्त दाब को किससे मापते हैं, स्फिग्मैनोमीटर से। किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है, तो इस उल्लेख में Hg से तात्पर्य क्या है, तो Hg तो मरकरी होता है। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो समानता उसका ब्लड जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाएगा। अब ये मिलान करने का है, नीचे 4 व्यक्तियों का रक्तदाब का मान दिया गया है, तो समान रक्तदाब को चूज करना। तो समान रक्तदाब कौन सा है, 120/80, मतलब आंसर होगा सी और बाई का। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक। हमारे शरीर में जो ब्लड प्रेशर होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। वायुमंडलीय दाब कितना होता है, 776 Hg। हमारा होता है 120/80। आगे देखेंगे वह रक्त जो यूनिवर्सल डोनर है, तो यूनिवर्सल डोनर कौन है, ओ जो है यूनिवर्सल डोनर है। अब कथन और कारण दिया हुआ है। ए बी रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। तो ए बी जो होता है वो एक्सेप्टर होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, और वो जो होता है डोनर होता है। डोनर, देखिए डोनर में ओ आ रहा है तो ओ जो हो गया डोनर हो गया, और ए बी क्या हो गया, एक्सेप्टर हो गया। ए आ रहा है एक्सेप्टर, तो इसे इस तरह से याद कर सकते हैं, ए बी एक्सेप्टर, ठीक है। रक्त समूह ए बी की लाल रक्त कोशिका में कोई एंटीजन नहीं होता। ए बी की लाल रक्त कोशिका में कोई एंटीजन नहीं होता, इसलिए अन्य किसी रक्त समूह के साथ उसका समूहन नहीं होता है। ये स्टेटमेंट गलत है। ए बी की लाल रक्त कोशिका में कोई एंटीजन नहीं होता। ये कह सकते हैं कि ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होता। ए बी में कोई एंटीबॉडी, इसी कारण ए बी को इस तरह से याद कर सकते हैं। ए का हो गया एंटीबॉडी इसमें नहीं होता ए बी में। तो क्या कहते हैं कि रक्त समूह ए बी के लाल रक्त कोशिका में कोई एंटीजन नहीं होता एवं इसलिए अन्य किसी रक्त समूह के साथ एग्लूटिनेशन नहीं होता। ये स्टेटमेंट गलत है। आगे देखेंगे वर्ग ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग हो कोई भी वर्ग का, क्योंकि यूनिवर्सल एक्सेप्टर है तो किसी का भी ये ले लेगा। ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी शारीरिक
रक्त अदाता कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में एंटीबॉडी का अभाव होता है। वही मैं कह रहा था कि इस AB में एंटीबॉडी नहीं होता, AB में एंटीबॉडी नहीं होता, इसमें क्या होता है, एंटीजन होता है। ठीक है, एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह A है सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है तथा चिकित्सक रक्तदान की सलाह देते हैं, उसके संबंधियों को रक्तदान हेतु कहा जाता है जिसके रक्त समूह इस प्रकार पाए गए हैं। अब जो ब्लड ग्रुप है वो A है, तो वो किसका ब्लड ले सकता है, तो O सभी को दे सकता है, तो A जो है A ब्लड ग्रुप वाला O भी ले सकता है। ठीक है, A ब्लड ग्रुप वाला AB नहीं ले सकता है, इसमें B आ जा रहा है, O का ले लेगा और O का भी ले लेगा, तो O और A ब्लड ग्रुप वाला जो है वो किसका ले सकता है, A का ले सकता है और O का ले सकता है। आगे देखते हैं, एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उसे ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है। वह रक्त समूह जो उसे दिया जा सकता है, तो O जो है चढ़ाया जा सकता है, वो तो किसी भी व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है। आगे देखेंगे, अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त है और उसे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध नहीं हो रहा है कोई ब्लड, तो वह जिसका रक्तदान के लिए उपयोग सुरक्षित होगा वो RH-। वो में भी अब जो ब्लड ग्रुप है उसमें भी RH- और प्लस को देखा जाता है, तो हम जो ब्लड चढ़ाते हैं यूनिवर्सल डोनर वाला जो होता है उसमें ORH- हम देखते हैं, ORH- सर्वाधिक सुरक्षित होगा। एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं, तो उसे खून दिया जाना चाहिए ORH-। ठीक है, रक्त समूह की खोज क्या था, कार्ल लैंडस्टीनर ने। RH एक कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार का बंदर से, RH एक प्रकार का बंदर से ये सबसे पहले खोजा गया था और ये RH कारक नाम संबंधित है उसी से। आगे देखते हैं कि एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया, इसके कुछ वर्ष उपरांत उसे जुड़वा पुत्र हुए। दंपति में एक का रक्त वर्ग AB पॉजिटिव है और दूसरे का O नेगेटिव है। तीनों पुत्रों में से एक का रक्त वर्ग A पॉजिटिव है, दूसरे का B पॉजिटिव है और तीसरे का O पॉजिटिव है। तो गोद लिए गए पुत्र का रक्त वर्ग क्या हो सकता है, तो वो होगा O पॉजिटिव। ठीक है, आगे देखते हैं, यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है और माता का O है तो उसके पुत्र का रक्त वर्ग हो सकता है O तो हो सकता है। ऑप्शन में बाकी देखना होगा कि क्या था, A भी हो सकता है ब्लड ग्रुप। किसी एक समान व्यक्ति के रक्त का pH स्तर होगा, तो रक्त का जो pH स्तर होता है वो 7.35 से 7.45 होता है। इसका मतलब जो ब्लड होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, ना कि एसिडिक होता है। रक्त का pH मान कितना होगा, 7.4। आगे देखेंगे, एंटीजन वह पदार्थ है जो एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीपित करता है। एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीपित करता है। ठीक है, अब जैसे इसको कैसे समझ सकते हैं कि जैसे एक चूहा है, चूहा के अंदर एंटीजन डाल देंगे, मान लिया कोई इंजेक्शन डाल दिया एंटीजन का, तो चूहा का जो बॉडी है वो एंटीबॉडी तैयार कर लेगा और उस एंटीबॉडी को हम बाहर निकाल सकते हैं और किसी दूसरे में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं एंटीबॉडी के निर्माण में। ठीक है, एंटीजन्स की मूल विशेषता है वे प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं। एंटीजन्स जो है प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं, मतलब एंटीजन्स क्या करता है, एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करता है। जैसे हमने चूहा में एंटीजन डाल दिया और जो चूहा का जो बॉडी था वो एंटीबॉडी तैयार कर दिया। शरीर में संक्रमण से हमारी रक्षा करता है WBC। सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना। रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी निर्मित होता है, कहाँ, लिम्फोसाइट्स में। लिम्फोसाइट्स, रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी कहाँ निर्मित होता है, लिम्फोसाइट्स के द्वारा। और प्रतिरक्षा असंक्रमणीयता का सर्वाधिक संबंध है लिम्फोसाइट्स से। मानव शरीर की श्यानता का कारण क्या है, रक्त में प्रोटीन। मानव के श्वेत रक्त कण WBC का व्यास होता है लगभग कितना, 0.007 mm होता है किसका, WBC का व्यास। आगे देखेंगे, रुधिर में WBC की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान में कहा जाता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या होता है कि रुधिर में जब वाइट ब्लड सेल की मात्रा अधिक हो जाएगी तो उसे हम ल्यूकेमिया कहेंगे और ये एक तरह का ब्लड कैंसर होता है। ल्यूकेमिया एक तरह का ब्लड कैंसर होता है। इसमें क्या होता है, WC कणिकाओं की मात्रा बढ़ जाती है। लाल रक्त कणिकाएँ मुख्यतः बनती है अस्थिमज्जा में बनती है
और WBC का बनना तथा RBC का विनाश होना कहाँ होता है? प्लीहा में। WBC तथा RBC का विनाश, WBC बनेगा कहाँ और विनाश कहाँ होगा? RBC का प्लीहा में। रक्त ग्लूकोज स्तर समानता व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। रक्त ग्लूकोज को हम लोग जो समानता व्यक्त करते हैं वो क्या होता है? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियाँ कहलाती है हृदय धमनियाँ, कॉर्डिक धमनियाँ कही जाती है। हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियाँ क्या होती है? कॉर्डिक धमनियाँ होती है। रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है थ्रोम्ब्रिन। फाइब्रिनोजिन को थ्रोम्ब्रिन में परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम क्या है? थ्रोम्ब्रिन है। थ्रोम्ब्रिन जो होता है वो रक्त का थक्का बनाने वाला जो एंजाइम है फाइब्रिनोजिन, उसको क्या करता है? फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेता है। अर्थात फाइब्रिन को फाइब्रिनोजिन में कौन बदलता है? थ्रोम्ब्रिन। ठीक है, वह शारीरिक प्रक्रम जिसमें थ्रोम्ब्रिन का संबंध है, तो ये रक्त जमाव, फाइब्रिनोजिन से रक्त का थक्का जमता है और थ्रोम्ब्रिन का संबंध उसी से है, रक्त जमाव से। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होगा? 90%। किसी समान व्यक्ति में रक्त के संदर्भ में सही कथन है तो ब्लड में WBC की तुलना में बिंबाणु लिम्फोसाइट्स अधिक होते हैं। आगे देखेंगे, मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है रक्त के द्वारा, फुफ्फुस के द्वारा, ऊतक के द्वारा। तो इसका क्रम से जाना है। तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होगा फुफ्फुस के द्वारा, ब्लड के द्वारा, उसके बाद सेल्स में जाएगा। ठीक है, ऊतक के द्वारा, मतलब पहला होगा फुफ्फुस, फिर होगा रक्त, उसके बाद होगा ऊतक के द्वारा। आगे देखेंगे, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति बढ़ जाती है। जब ऑक्सीजन की कमी आएगी ब्लड में तो श्वास हम तेज़ी से लेना शुरू कर देंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता मुख्यतः प्रभावित करती है रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। CO2 की मात्रा यदि ब्लड में बढ़ जाएगी तो ऑक्सीजन के वहन करने की क्षमता घट जाएगी। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो विषाक्तता होती है, यही होता है जो खनन या उद्योगों में जो खनन क्षेत्र होते हैं उसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा होती है वो क्या करता है कि ब्लड में प्रवेश कर जाता है और इससे ऑक्सीजन की वहन करने की क्षमता प्रभावित होती है और व्यक्ति बेहोश हो जाता है और उसकी मृत्यु भी हो जाती है। आगे देखेंगे, कथन है और कारण है। कटे स्थानों से रक्त प्रवाह रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है, ये हम करते हैं फिटकरी का प्रयोग। दूसरा, रक्त एक कोलाइडी निकाय है, ये सही है कि रक्त एक कोलाइडी निकाय है जिसमें ऋण आवेशित कोलाइडी कण होते हैं, ये सही है। फिटकरी के एल्युमिनियम आयनों के स्कंदन शक्ति अधिक होती है, फिटकरी के एल्युमिनियम आयनों की स्कंदन शक्ति अधिक होती है, अतः रक्त स्कंदित हो जाता है, ये भी सही है। इस रक्त स्कंदित हो जाता है फिटकरी के प्रयोग से, इसी कारण कटे हुए स्थान पर हम उसका उपयोग करते हैं। एक ऐसा कृत्रिम रक्त जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है जिसे किसी मरीज को किस्म का विचार किए बिना दिया जा सकता, उसे बनाया था ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने। ठीक है, आगे देखते हैं, पाचन और उत्सर्जन है। तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ संपन्न होता है? छोटी आंत में संपन्न होता है। लार सहयोग करती है स्टार्च के पाचन में, लार्च जो है स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है। मानव वृक्क के कार्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वृक्क में उत्सर्ग अपनयन के पश्चात स्वच्छ रक्त वृक्कीय धमनी से वापस जाता है, यह सही है। बोमेन संपुट से निष्कादित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनर्शोषण होता है तथा वृक्कीय शिरा में रक्त के पास वापस भेजा जाता है, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। मनुष्य शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस। सत्य कथन क्या है? तो शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, इसी कारण जब किडनी खराब होती है तो उसे क्या किया जाता है? डायलिसिस किया जाता है, क्योंकि शरीर में जो रक्त का जो शुद्धिकरण करता है वो कौन करता है? किडनी करता है। डायलिसिस संबंधित है किडनी से या वृक्क से। यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है गुर्दा के द्वारा। वृक्क से औसत रक्त प्रवाह होता है कितना? 1200 सीसी प्रति यूनिट। वृक्क से मतलब किडनी से जो है ब्लड का कितना प्रवाह होता है? 1200 सीसी प्रति मिनट। अपोहक जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयोग किया जाता है वह है वृक्क। डायलिसिस को ही अपोहक कहा जाता है। जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो जमा होता है रक्त में नेत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ
नेत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ का जमाव हो जाता है। और क्या है कि वो पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाता था, लेकिन जब किडनी काम करना बंद कर देता है तो जो अशुद्धियाँ हैं वो जमा रह जाती है। मानव गुर्दे का समान कार्य क्या है, तो रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करना, यूरिया को छानकर बाहर करना तथा कई हार्मोनों का स्त्रवण करना। आगे देखेंगे मानव ब्रिकस्मरी या किडनी स्टोन्स में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक क्या है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट। कथन और कारण दिया हुआ है, मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यकृत जो होता है वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये सही है। यकृत दो महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। यकृत कोई भी वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न नहीं करता, मतलब वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न नहीं करता है कौन, यकृत। अब मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता तो है, लेकिन जो स्टेटमेंट दूसरा दिया हुआ है कारण कि यकृत दो महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है, तो ये गलत है। आगे देखेंगे एंजाइम एक है, तो एंजाइम एक बायो उत्प्रेरक है। एंजाइम मूलतः क्या होता है, एक प्रोटीन होता है। एंजाइम एक मूलतः क्या है, प्रोटीन है। वह एंजाइम जो ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है उसे कहते हैं जाइमेज। वह एंजाइम जो ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है जाइमेज कहलाता है। जैविक सिस्टम लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है एंजाइम। लाइपेज यूरिया श्लेष्मा तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में से वह जिसकी उत्पत्ति यकृत का कार्य है, तो यूरिया। लिपिड्स का पाचन होता है पित्त अम्ल एवं लाइपेज की उपस्थिति में। लिपिड्स का पाचन कब होता है, पित्त अम्ल एवं लाइपेज की उपस्थिति में। मानव तंत्र में एक पाचक एंजाइम नहीं है, तो गैस्ट्रिन एक पाचक एंजाइम नहीं है। अब अगला दिया हुआ स्टेटमेंट कथन और कारण का, हमारे आहार में सभी प्रोटीन का पाचन केवल क्षुद्रांत्र में होता है। केवल क्षुद्रांत में होता है, ये गलत लिखा हुआ है। अगला अग्नाशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाले एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है। अग्नाशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाली एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है, ये स्टेटमेंट सही है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम क्या है, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाले एंजाइम कहलाता है एमाइलेज। अगला देखेंगे स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कहलाता है एमाइलेज। वह परिवर्तन जिसमें एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है। जो ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। आगे देखेंगे मानव शरीर में पुष्प संलग्न होता है, तो पुष्प संलग्न कहाँ होता है, ये बृहदांत्र में होता है। पुष्प संलग्न। नेक्स्ट देखेंगे मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भाग की लंबाई का सही ह्रासवान क्रम है, तो शेषांत्र, मध्यांत्र और ग्रहणी। ठीक है। आगे देखेंगे वह आहार जो मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है, तो नए ऊतकों की वृद्धि करने के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है पनीर। प्रोबायोटिक खाद्य से संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी जाने जाते हैं, ये सही है। सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं, प्रोबायोटिक होते हैं। और प्रोबायोटिक खाद्य आंत्र फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायता देता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। आंत्र फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायता करता है। आंत में यदि कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो प्रोबायोटिक जो मेडिसिन होते हैं वो दिया जाता है। आगे देखेंगे न्यूट्रास्टिकल्स उत्पाद है जिनमें होते हैं पोषक और औषधि प्रभाव। न्यूट्रास्टिकल्स उत्पाद जो होते हैं वो पोषक और औषधि प्रभाव होते हैं, उसमें एंजाइम तथा उसके कार्यों का सही जोड़ा है। तो ई कोलाई जो होता है, ई कोलाई प्रतिबंधित है डीएनए को विशिष्ट और एंडोन्यूक्लियस 2 स्थलों पर काटने के लिए। ये जोड़ा मिलान किया हुआ है, ई कोलाई डीएनए को विशिष्ट और एंडोन्यूक्लियस 2 स्थलों पर काटने के लिए। आगे देखेंगे प्रकाश संश्लेषण। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन छोड़ना। प्रकाश संश्लेषण में यही होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा उपयोग की जाती है CO2 का यूज होता है। और ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है कहाँ से आती है, वो जल से। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है आती है जल से। पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है नीला और लाल प्रकाश का। पौधे जो है नीला और लाल रंग का तीव्र अवशोषण करते हैं। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है शैवालों से।
पृथ्वी पर अधिकांश जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से प्राप्त हो रहा है? शैवालों से। जैसे जो बड़े बड़े महासागर उसमें शैवालों का बहुत एक विस्तृत क्षेत्र है और वहाँ से मैक्सिमम जो है ऑक्सीजन की उत्पत्ति हो रही है। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में अथवा रात्रि में। प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है अथवा रात्रि में भी होता है प्रकाश संश्लेषण। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस, जिसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होगा? क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है लाल प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण में सबसे अधिक प्रभावकारी होता है लाल प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है लाल प्रकाश का। कृत्रिम प्रकाश है प्रकाश संश्लेषण के कारण हो सकता है। कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। जो रात्रि में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो कृत्रिम प्रकाश से हो सकता है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। वह प्रक्रम जो प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है तो प्राप्त ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है। जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं पौधे वो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और संचित हो जाता है। आगे देखेंगे अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है कौन? ये क्लोरेला जो है सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्रकाश संश्लेषण जल का अवशोषण, पोषक तत्वों का अवशोषण तथा पौधों को सहारा प्रदान करने में से पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है। तो जड़ जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं। इसके अलावा वो जल का अवशोषण करते हैं, पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं तथा पौधों को सहारा प्रदान करते हैं। जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों ओर तरफ से हटा दी जाती है तो यह वृक्ष धीरे धीरे सूख कर मर जाता है, क्योंकि जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती है। पौधों में फ्लोएम मुक्ता उत्तरदायी है। फ्लोएम से आहार का वहन होता है और जाइलम से जल का वहन होता है। श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, जैविक पदार्थों का क्षय तथा ज्वालामुखी क्रिया में से पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है कौन? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण कार्बन की मात्रा CO2 की मात्रा तो नहीं बढ़ाता है बल्कि कम करता है। विटामिन एवं पोषण, फंक ने आविष्कार किया था विटामिन का। विटामिन होते हैं कार्बनिक यौगिक। यौगिकों का वह समूह जिसे सहायक आहार कारक कहा जाता है विटामिन कहलाते हैं। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम में से पौधे का विकास के लिए आवश्यक नहीं है। सोडियम जो है पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। पोटेशियम आवश्यक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आवश्यक है। बोरॉन, जस्ता, सोडियम तथा तांबा में से पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है। तो सोडियम जो है सूक्ष्म पोषक नहीं है। बोरॉन है, जस्ता है, तांबा है, ये सूक्ष्म पोषक हैं और ये अनिवार्य है। जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातुएं हैं। इनमें जो प्रभुत मात्रा में आवश्यक होती है वो है पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। देखिए अभी हमने ऊपर में पढ़ा था सोडियम जो है सूक्ष्म पोषक नहीं है, लेकिन जो तत्व होते हैं 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, उनमें से 15 धातु है और इसमें सोडियम भी है, पोटेशियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। आगे देखेंगे भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है वसा में। प्रति यूनिट कैलोरी किस में ज़्यादा होगा? वसा में। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं पोटेशियम के। सेब में पोटेशियम पाया जाता है और ये हृदय रोगियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। आहार में नियमित रूप से ताज़े फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट्स तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स तत्व व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखने तथा दीर्घायु होने में सहायक सिद्ध होते हैं क्योंकि ये शरीर में चयापचय के उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय कर देते हैं। चयापचय के उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों की क्रिया को निष्क्रिय कर देते हैं। इसी कारण एंटीऑक्सीडेंट्स जो हरी पत्तीदार सब्जियां होती हैं उसका उपयोग किया जाना चाहिए। सुमेलित कीजिए कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल जो है वो अस्थिर रुग्णता से संबंधित है। नाइसिन जो होता है प्लेग्रा, नियासिन होता है प्लेग्रा, कोबालैमिन होता है रक्त अल्पता, थायमिन जो होता है बेरीबेरी। B1 की कमी से क्या होगा? बेरीबेरी। विटामिन D की कमी से होगा सूखा रोग। और विटामिन K की कमी से रक्त का थक्का बनने में समस्या होगा। नियासिन की कमी से प्लेग्रा हो जाएगा और कोबालैमिन की कमी से रक्त अल्पता होगा और कैल्सीफेरॉल की कमी से अस्थिर रुग्णता हो जाएगा। कैल्सीफेरॉल जो होता है विटामिन D होता है और इसका कम उपयोग से अस्थिर रुग्णता होने की समस्या बनी रहती है। आगे देखेंगे मिर्च
कुम्हाड़ा, मटर तथा मूली सब्जियों में से सर्वाधिक विटामिन सी होगा। मिर्च में विटामिन सी होगा। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है विटामिन सी। विटामिन सी का मुख्य स्रोत है कच्चा एवं ताज़ा फल। कंचन एक उन्नत किस्म है आंवला का। सेब, आम, आंवला, दूध में से विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है आंवला। गाजर, अमरूद, आम तथा संतरा में से विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होगा संतरा में। विटामिन सी का रासायनिक नाम हो गया एस्कॉर्बिक एसिड। आलू, गन्ना, संतरा तथा चुकंदर में से विटामिन सी सर्वाधिक प्रचुर मात्रा रहेगा किसमें? संतरा में विटामिन सी रहेगा। घाव को भरने में सहायक है विटामिन सी। विटामिन सी मदद करता है लौह के अवशोषण में। विटामिन सी किस में मदद करता है? लौह के अवशोषण में। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ई में से वह जो शरीर में भंडारित नहीं होता, तो विटामिन सी जो है शरीर में भंडारित नहीं होता है। इसके अलावा ए, बी और ई शरीर में भंडारित हो जाता है। वह विटामिन जिसकी कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है। विटामिन के की कमी से तो खून का जो थक्का है वो धीरे धीरे बनेगा। रक्त का थक्का बनने में आवश्यक है विटामिन के। रुधिर स्कंदन में प्रभावित होता है विटामिन के। आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है। आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है कौन? विटामिन B12 और विटामिन के। विटामिन डी का स्रोत है सूरज की किरण। सूरज की किरणों से प्राप्त होता है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से क्या हो जाएगा? रिकेटस और ऑस्टियोपेरिस हो जाएगा। विटामिन डी में पाया जाता है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल रासायनिक गुण है जो विटामिन डी में पाया जाएगा। रतौंधी होती है विटामिन ए की कमी से। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है कहाँ पे? यकृत में, लीवर में विटामिन ए संचित रहता है। सबसे ज़्यादा जो विटामिन ए होगा वो कहाँ होगा? गाजर में होगा। सेब, पपीता, अमरूद तथा आम में से एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है आम। अब देखो गाजर में जो है वो ऑप्शन के आधार पे, ऑप्शन में था पत्ता गोभी, गाजर, फूल गोभी तथा पालक, तो इसमें क्या होगा? विटामिन ए किस में रहेगा ज़्यादा? गाजर में। पालक भी ऑप्शन था लेकिन गाजर में विटामिन ए की मात्रा पालक से अधिक होती है। सेब, पपीता, अमरूद तथा आम में से विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है आम। जो पका हुआ आम होता है उसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है और जो कच्चा आम होता है उसमें विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है। आगे देखेंगे तो सेब, पपीता, अमरूद तथा आम, इनमें से प्रचुरतम जो स्रोत होगा ए का वो आम होगा। ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं का अंकुर का तेल तथा सरसों का तेल में से विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो गेहूं अंकुर का तेल जो है उसमें विटामिन ए सर्वाधिक पाया जाएगा। विटामिन ई सर्वाधिक पाया जाएगा किसमें? गेहूं अंकुर के तेल में। विटामिन ए प्रोटीन, एंजाइम तथा हार्मोन में से वह है जिसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। तो विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। प्रोटीन का निर्माण होता है हमारे शरीर में, एंजाइम भी होता है, हार्मोन का भी निर्माण हमारे शरीर में होता है। कथन और कारण दिया हुआ, यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी। ये एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है और ये सही नहीं है कि हरी सब्जी खाना बंद कर देगा तो रतौंधी हो जाएगी। रतौंधी होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उनमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। हाँ, विटामिन ए की कमी तो हो जाएगी लेकिन रतौंधी हो जाएगा ये सही नहीं है। आगे देखेंगे जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है विटामिन B12 में कोबाल्ट होगा। साइनोकोबालामीन, विटामिन B12 को साइनोकोबालामीन कहते हैं। थायमिन B1 जो हो गया थायमिन हो गया। जल में घुलनशील विटामिन हो गया C। उसी तरह से B और C जो है जल में घुल जाता है, B और C जो है जल में घुल जाता है। और KEDA कीड़ा जो है वसा में घुलनशील होता है। BC जो है जल में घुलनशील होता है और KEDA कीड़ा जो है वसा में घुलनशील होता है। कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है जबकि जल में घुलनशील है B और C। एक मनुष्य को बेरी सूखा रोग तथा स्कर्वी की बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा है विटामिन B, C और D। विटामिन B1 नहीं लेगा तो उसे बेरी हो जाएगा, D नहीं लेगा तो सूखा रोग हो जाएगा और C नहीं लेगा तो स्कर्वी रोग हो जाएगा। किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है विटामिन B6 जो होता है स्वप्न को याद रखने में सहायक होता है। आगे देखेंगे सूची को सूची से मिलाना है। रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से हो जाता है। रिकेटस विटामिन डी की कमी से, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, सूखा रोग विटामिन डी की कमी से, फोलिक अम्ल से रक्तअल्पता होता है, फोलिक अम्ल की कमी से रक्तअल्पता हो जाता है। जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उन्हें फोलिक अम्ल दिया जाता है ताकि उनमें ब्लड की कमी ना हो। और विटामिन B3 की कमी से प्लेगरा होता है। आगे देखेंगे रेटिनॉल, वही है रेटिनॉल विटामिन ए, नेत्र सूख कर लाल हो जाएगा रेटिनॉल में।
टोकोफेरोल बाध्यता, साइनोकोबालामिन घातक रक्त अल्पता हो जाएगा, साइनोकोबालामिन। पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6 होता है पायरिडॉक्सिन, और इसकी कमी से क्या हो जाएगा, मानसिक व्याधि हो जाएगा। और विटामिन ई से बंध्यापन हो जाएगा, विटामिन ई की कमी से क्या हो जाएगा, बंध्यापन हो जाएगा। और साइनोकोबालामिन की कमी से क्या हो जाएगा, रक्ताल्पता या घातक रक्ताल्पता हो जाएगा, क्योंकि ब्लड नहीं जमेगा तो रक्ताल्पता हो जाएगा। और टेकोफेरोल, विटामिन ई जो होता है वो टेकोफेरोल होता है और उसकी कमी से बांधिता हो सकता है। और रेटिनॉल, विटामिन ए की कमी से रेटिनॉल की समस्या होती है, मतलब जो नेत्र है वो सुकर लाल हो जाएगा रेटिनॉल की कमी से। अगला सम्मिलित करना है टाइलिन। टाइलिन क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है, टाइलिन कहाँ पाया जाता है, लार में। और पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन जो है रक्त में एंटीओटेंसिजोन को एजेंटिओसिन में बदल देता है। और ऑक्सीटोसिन जो है स्मूथ मसल्स में सिकुड़न प्रेरित करता है, ऑक्सीटोसिन जो होता है स्मूथ मसल्स में सिकुड़न प्रेरित करता है। आगे देखेंगे, सुमिलित करना है विटामिन जो है, विटामिन कैरोटीन एक विटामिन है। एंजाइम पेप्सिन एक एंजाइम है। टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन क्या है, एक तरह का हार्मोन है। और कैरोटीन क्या है, एक तरह का प्रोटीन है। कैरोटीन एक प्रोटीन है। टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन ये हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन किसमें होता है, पुरुष में, और प्रोजेस्टेरोन होते हैं महिलाओं में। पेप्सिन जो है एक एंजाइम है और कैरोटीन एक विटामिन है। कैरोटीन कहाँ पाया जाएगा, गाजर में पाया जाएगा। केला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है, के प्रति 100 ग्राम में होता है 116 किलो कैलोरी ऊर्जा। केला में 116 किलो कैलोरी ऊर्जा पाया जाता है, कितना, 100 ग्राम में। ठीक है। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है सोयाबीन में, सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। सबसे अधिक प्रोटीन कहाँ पाया जाएगा, सोयाबीन का दाना में। और चावल, मूंगफली तथा सेव में से प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो मूंगफली जो है प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता होती है मूंगफली में। बाल जिससे प्रोटीन का बना होता है उसे केराटिन कहते हैं। बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे केराटिन कहते हैं। मानव के बाल तथा नख में विद्यमान होता है केराटिन। प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थ में उपस्थित अमीनो अम्ल टायरोसिन के बारे में सत्य नहीं है। यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुल्कों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है, ये जरूरी नहीं है। टायरोसिन के बारे में ये स्टेटमेंट सही नहीं है कि यह बुढ़ापा को रोक सकता है। आगे है, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है ग्लूटीन। गेहूं में जो रोटी बनाने वाले गुण को प्रभावित करने वाला पदार्थ है वो है ग्लूटीन। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को प्रतिदिन 4000 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक गिलास पानी से 0 कैलोरी ऊर्जा होता है। पानी में कोई कैलोरी ऊर्जा नहीं होती है। भोजन का मुख्य अंग है कार्बोहाइड्रेट, प्रमुख अंग है कार्बोहाइड्रेट। लंबे समय तक कसरत का मुख्य ईंधन होता है कार्बोहाइड्रेट। हमारे शरीर में अम्लता तथा क्षारीयता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता हुआ है फास्फोरस। फास्फोरस जो है हमारे शरीर में एसिडिटी और बेस का एक संतुलन बनाए रखता है फास्फोरस। ग्लाइकोजन, अमीनो अम्ल, वसा तथा टेकोफेरोल में से वह यौगिक जो मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है, तो अमीनो अम्ल मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है। आगे देखेंगे, जामुन, करौंदा, लोकाट तथा अमरूद में से लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा। किसमें, करौंदा में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कैल्शियम, लौह, सोडियम उपयुक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए आवश्यक होती है, तो ये तीनों ही आवश्यक होता है पेशियों के संकुचन के लिए। पालक के पत्तों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है आयरन जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाएगा पालक के पत्ते में। आगे देखेंगे, गाजर, मटर, चावल तथा पालक में से लौह का अच्छा स्रोत है पालक। हरी सब्जी में लौह का अंश पाया जाएगा। बासमती चावल के दाने पकने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बहुल्य होता है किसका, एमाइलेज। जो बासमती चावल होता है वो पकने पर लंबा हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसमें एमाइलेज की मात्रा अधिक होती है। दूध में मिठास आ जाती है, किसके कारण, लैक्टोज के कारण। दूध में जो विटामिन सैकराइड है वो क्या है, लैक्टोज है। दूध खराब होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण। दूध का दही में परिवर्तन होता है बैक्टीरिया के द्वारा। दूध में जो हल्का पीला रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। और दूध में जो वाइटनेस होता है वो कैसिन के कारण होता है। दूध उजला क्यों दिखता है, कैसिन के कारण। और दूध जो हल्का पीले रंग का होता है गाय का दूध, उसमें कैरोटीन पाया जाता है। गाय का दूध
पीले सफ़ेद रंग का होता है, जिसका कारण उसमें उपस्थित है कैसिन के साथ कैरोटीन का। सफ़ेद हो गया कैसिन के कारण और कैरोटीन के कारण पीला हो गया। भैंस के दूध में औसत जो वसा होती है वो कितना होता है? 7.2%। जो भैंस का दूध होता है उसमें वसा की मात्रा अधिक होती है और वो कितना होता है? 7.2%। दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन तथा लैक्टेस मानव शरीर में लुप्त हो जाते हैं 6 से 15 वर्ष की आयु के बीच में। दूध को पचाने के लिए देखिए एंजाइम रेनिन और लैक्टोज की आवश्यकता होती है और जो 6 से 15 वर्ष की आयु के बीच में समाप्त हो जाता है। बच्चे जो है दूध को बहुत आसानी से पचा पाते हैं, क्योंकि जो 15 वर्ष के कम आयु के बच्चे होते हैं उसमें लैक्टेस और रेनिन की मात्रा अधिक होती है। प्रकृति ने ये हमें प्रदान किया है कि जब हमारे पास दांत आ जाते हैं तो आपको जो सब्जी और जो प्रकृति के अन्य जो प्रदत्त संसाधन है उसका उपयोग किया जाना चाहिए। और जो ऐसा कहा जाता है कि जो दूध होता है वो उनके जो बच्चे हुए उनके लिए होते हैं, और इसी कारण जो रेनिन और लैक्टेस की जो मात्रा है प्रकृति के द्वारा वो धीरे धीरे कम कर दी जाती है। तो यही सेम चीज़ जानवरों के बच्चों के साथ भी है, और कई लोग जो इसे पशु के प्रति एक अपराध भी मानते हैं दूध को निकालना। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या है? रेनिन। कैसिन दूध होता है प्रोटीन। कैसिन दूध होता है प्रोटीन। दूध का धवल रंग होता है कैसिन की उपस्थिति के कारण। एग्लूटिनिन, कैसिन, मायोसिन तथा हेमोग्लोबिन में से वह प्रोटीन जो दूध में पाई जाती है कैसिन। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। मानव शरीर की धीमी वृद्धि होती है प्रोटीन की कमी के कारण। वह जैव रूपांतरण जो मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है वो है एटीपी एडीपी, एटीपी से एडीपी। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होता है एटीपी के रूप में। अब सम्मिलित करना है विटामिन B12, कोबाल्ट, हेमोग्लोबिन, लोहा, क्लोरोफिल, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम। हेमोग्लोबिन में लोहा, विटामिन B12, कोबाल्ट होता है। पीतल में तांबा होता है। खाने का नमक सोडियम क्लोराइड, और धोने का सोडा जो होता है सोडियम कार्बोनेट। विटामिन अगला सूची 2 से मिलाना है। विटामिन B2 जो हो गया राइबोफ्लेविन है, तो र भी लिखते हैं 2 की तरह, तो राइबोफ्लेविन हो गया B2। पायरोडॉक्सिन, तो B6 क्या हो गया? पायरोडॉक्सिन, तो इसमें भी 6 आ रहा है, 6 में 6 हो गया पायरोडॉक्सिन 6, ठीक है B6। अब B12 जो होता है कोबालामाइन, B12 होता है कोबालामाइन। इस तरह से याद हो गया। B2 हो गया राइबोफ्लेविन, B6 हो गया पैराडॉक्सिन और B12 होगा कोबालामाइन। आगे देखेंगे। लोहा, जस्ता, गंधक तथा मैंगनीज में से सूक्ष्म तत्व नहीं है, तो गंधक जो है सूक्ष्म तत्व नहीं है। लोहा है सूक्ष्म तत्व और जस्ता भी है सूक्ष्म तत्व, मैंगनीज भी सूक्ष्म तत्व है। पपीता में मुख्यतः पाया जाता है विटामिन सी। आम, पपीता, गाजर तथा दूध में से विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। दूध में विटामिन ए नहीं पाया जाता है। आम धारणा के हिसाब से ये बिल्कुल अलग है कि दूध में जो है विटामिन ए नहीं पाया जाता है। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है। आम, पपीता, गाजर तथा दूध में से विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। दूध प्राकृतिक स्रोत नहीं है। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित रहता है। अल्फा कैरोटीन त्वचा में उपस्थित होता है। वह तत्व जो सभी प्रोटीनों में विद्यमान होते हैं, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, जितने भी तरह के प्रोटीन हैं उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जरूर मिलेंगे। प्रोटीन को विकृत नहीं करता है। अवरक्त किरण जो है, इंफ्रारेड जो है, प्रोटीन को विकृत नहीं करता है। तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकताएं वृद्धों में उच्चतर तथा तरुणों में न्यूनतम होती है। समान क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त मात्रा होती है 45 ग्राम। जो समान क्रियाशील महिला है उन्हें कम से कम 45 ग्राम प्रोटीन आवश्यक होती है। दूध पिलाने वाले माँ को प्रतिदिन आहार में आवश्यक होती है 70 ग्राम प्रोटीन। कम से कम उन्हें 70 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए जो दूध पिला रही हैं। अगला है वह कम मोटा होता है। ये किसी के बारे में बताया गया है कि बोतल का दूध पीने वाले बच्चों की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चे में उपरोक्त में से जो विशिष्ट लक्षण होते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो जो माँ का दूध पीते हैं बच्चे वो कम मोटे होते हैं, और जो बोतल का दूध पीने वाले बच्चे होते हैं वे फूले होते हैं और ज़्यादा मोटे होते हैं।
उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक होती है। किसमें? माँ का जो दूध पीता बच्चा, उसमें रोग प्रतिरोधी क्षमता अधिक होती है। उसे विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलते हैं, ये भी सही है। और उसकी लंबाई में असामान्य वृद्धि होती है। असामान्य वृद्धि नहीं बल्कि एक नॉर्मल वृद्धि जो होना चाहिए वो होता है। स्टार्च एक है पॉलीसेक्राइड। स्टार्च क्या है? एक पॉलीसेक्राइड्स है। अगला है दोनों का वनस्पतिक उद्भव है। ये लास्ट में कुछ स्टेटमेंट दिया है, उस हिसाब से हम इसे पढ़ते हैं। स्टार्च और सेलुलोज के बारे में उपरोक्त कथनों में से सही नहीं है। तो स्टार्च और सेलुलोज के बारे में क्या सही नहीं है? तो दोनों का वनस्पतिक उद्भव है। स्टार्च और सेलुलोज दोनों का वनस्पतिक उद्भव है, ये स्टेटमेंट्स सही है। दोनों बहुलक है, ये भी सही है। आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं। आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान नहीं करते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। और दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित होते हैं, ये सही है। दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित होते हैं। इस तरह से आयोडीन के साथ रंग प्रदान नहीं करते हैं ये स्टार्च और सेलुलोज। प्रोटीन, स्टार्च तथा रेशे में से लार की सहायता से पच जाता है। तो लार की सहायता से स्टार्च पच जाता है। वह विटामिन जिसे हार्मोन माना जाता है, विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। रेटिनॉल, फोलिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल तथा कैल्सीफेरॉल में से विटामिन डी का सृजन में पाया जाता है कैल्सीफेरॉल। आगे देखेंगे, सही कथन है दूध में विटामिन B1, B2, नियासिन, B6 और B12 आदि पाए जाते हैं, ये सही है। अतिपोषण, अल्पपोषण तथा असंतुलित पोषण में से कुपोषण होता है। तो कुपोषण दोनों ही हो सकता है, अल्पपोषण भी और अतिपोषण भी, दोनों ही कुपोषण की श्रेणी में आते हैं। आगे देखेंगे, मानव निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव भोजन में वसा अम्लों का भाग होना चाहिए, ये कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो मानव भोजन में वसा अम्ल का भाग होना चाहिए। सामान्य भोजन में 75 ग्राम वसा होना चाहिए, सही है। मानव शरीर कोशिकाएं किसी भी प्रकार के वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती है। ये मानव शरीर कोशिकाएं किसी भी प्रकार के वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती है, ये स्टेटमेंट गलत है। और आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति से न्यूनता रोग उत्पन्न होता है, ये सही है। अलसी प्रचुर मात्रा में क्या होता है? ओमेगा 3 वसीय अम्ल होता है। अलसी में क्या होता है? ओमेगा 3 वसीय अम्ल होता है। अल्फा लिनोलेनिक अम्ल 18 कार्बन युक्त ओमेगा 3 फैटी अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है अलसी। अलसी में क्या होता है? ओमेगा 3 वसा अम्ल होता है। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है कैल्शियम और पोटेशियम। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त क्या होता है? कैल्शियम और पोटेशियम होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन और कारण, विटामिन्स बलवर्धक तत्व जिसकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होती है, ये सही है। विटामिन्स हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं, ये गलत है। विटामिन्स किसी हानिकारक बैक्टीरिया को नहीं मारता है। अगला स्टेटमेंट है, कथन और कारण, मानव आहार में ग्लाइसिन, सेरिन और टायरोसिन अनिवार्य रूप से शामिल होने चाहिए। ये मानव शरीर में ग्लाइसिन, सेरिन और टायरोसिन अनिवार्य रूप से शामिल होने चाहिए, ये नहीं है। अनिवार्य अमीनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते, ये स्टेटमेंट सही है। अनिवार्य अमीनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते। सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित है सोयाबीन तथा पशुओं से उत्पन्न खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले प्रोटीनों में। हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा अवरोधक का काम करती है, शरीर की उष्मा तथा क्षय के विरुद्ध। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन तथा खनिजों में से वह जिसके चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है वो है वसा। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% क्या है? प्रोटीन। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% प्रोटीन है। आगे देखेंगे, कथन और कारण, असंतृप्त वसा संतृप्त वसाओं की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, ये सही है। असंतृप्त वसा संतृप्त वसाओं की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं क्योंकि ये असंतृप्त है, अनसैचुरेटेड है, इसी कारण ये अधिक अभिक्रियाशील है। असंतृप्त वसाओं की संरचना में केवल एक अबंध होता है, तो ये गलत है। असंतृप्त वसाओं की संरचना में केवल एक अबंध होता है, ये गलत है। अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपयोग स्वस्थकर माना जाता है क्योंकि मछली में होता है बहु असंतृप्त वसा अम्ल। मछली में जो होता है वो असंतृप्त अनसैचुरेटेड फैट होता है, इसी कारण ये पाचन में ईजी होता है। संतृप्त फैट के जो अपेक्षा जो है असंतृप्त फैट जल्दी पचता है, जिससे जो मांस होते हैं, जो मीट होते हैं, वो संतृप्त फैट या सैचुरेटेड फैट का एग्जाम्पल है और इसी कारण उससे पाचन करने में लीवर को काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। और जो मछली होता है वो असंतृप्त फैट होता है, इसी कारण उसका पाचन आसान होता है।
आहार उत्पादों के विक्रय में जुटी एक कंपनी यह विज्ञापित करती है कि उसके उत्पादों में ट्रांस फैट नहीं होती। उसके इस अभियान का उपभोक्ताओं के लिए अभिप्राय है कि कंपनी के आहार उत्पाद हाइड्रोजनीकृत तेलों में निर्मित किए जाते हैं। ये एक कोई कंपनी है, वो बोलती है कि हमारे उत्पाद जो हैं, प्रोडक्ट हैं, उसमें ट्रांस फैट का इस्तेमाल नहीं होता है। इसका मतलब वो बोल रहा है कि हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट बना है वो हाइड्रोजनीकृत तेल से निर्मित नहीं किए गए हैं, मतलब डालडा या इसमें नहीं बनाया गया है, या हाइड्रोजनीकृत तेल में नहीं निर्मित किए जाते हैं। जो वनस्पति फैट होते हैं, उसका वनस्पति तेल को फैट में कन्वर्ट करने के लिए उसका हाइड्रोजनीकरण करते हैं, निकेल की उपस्थिति में निकेल डालकर उसको करते हैं, तो ये हाइड्रोजनीकृत नहीं है। कंपनी के आहार उत्पाद पशु उत्पन्न वसा तेलों से निर्मित नहीं किए जाते हैं, ये भी सही है। मतलब सैचुरेटेड फैट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और कंपनी के द्वारा प्रयुक्त तेल संभाव्यतः उपभोक्ताओं के कार्डिक स्वास्थ्य को क्षति नहीं पहुंचाएगा, हृदय को क्षति नहीं पहुंचाएगा। इस तरह से ये प्रोडक्ट का प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, इस हम यहीं तक रखते हैं, फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे। धन्यवाद।